है, दैट इज डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। हम वायरसेस की डिस्कवरी के हवाले से जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको अच्छे से कवर करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज और एंड के ऊपर HIV की डिटेल को ऑब्जर्व करेंगे। बच्चों इसके अंदर कुछ चीजें मैंने देखे मेंशन नहीं की, और इसलिए नहीं की कि बेटा वो UHS के सिलेबस के अंदर भी मेंशन नहीं है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा आपको गो थ्रू जरूर करवाऊंगा ताकि अगर उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको MCQs की ऑप्शंस में भी आए तो हम उसको भी कवर कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं हमेशा एक MCQs रखता होता हूं और MCQs को एम्बेड करता होता हूं लेक्चर के अंदर, ताकि आप चीजों को साथ साथ सीखते भी हैं। मैंने एक बहुत सिंपल सा MCQs रखा है, और ये इसलिए रखा है क्योंकि आप लोगों ने अर्ली क्लासेस के अंदर भी इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स को जरूर पढ़ा हुआ है। अभी जरा देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो बेटा 4 ऑप्शन है, क्या है? वायरसेस। भाई आप लोगों ने, इसका मतलब है अर्ली क्लासेस में इस चीज को पढ़ा हुआ है। अच्छा भाई, वायरसेस को हमने कहा कि दे आर लाइज ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स वाले हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग थिंग्स वाले हैं। तो सबसे पहले उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड बात करते हैं बेटा। तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं वायरसेस के अंदर? आपके सामने स्लाइड के ऊपर मेंशन कर दिया मैंने। जैसे पहला जो आपके पास पॉइंट नजर आ रहा है वो क्या है? कैन रिप्रोड्यूस और रेप्लिकेट इन द लिविंग होस्ट। इनको क्या चाहिए अपनी तादाद में इजाफा करने के लिए? जो इनका लिविंग कैरेक्टर है वो इनको चाहिए कोई लिविंग होस्ट चाहिए। अच्छा भाई, वो होस्ट कौन कौन हो सकता है? कौन कौन सी चीज हो सकती है भाई वो लिविंग होस्ट? वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो प्लांट हो सकते हैं, वो एनिमल्स हो सकते हैं। बेटा ह्यूमन भी तो एनिमल कैटेगरी में ही आएगा ना। सो इसका मतलब है ये बेसिकली तो किसी को भी नहीं छोड़ते, ये हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं और उसके अंदर अपनी तादाद में इजाफा कर सकते हैं। देन हमारे पास क्या है? वायरसेस अकर इन डिफरेंट वैरायटीज और स्ट्रेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको जरा समझना है। क्यों भाई? एक चीज मैंने उसके आगे लिख दी है, म्यूटेशन। म्यूटेशन आप समझते हैं ना किसे कहते हैं? चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। भाई वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आती रहती हैं, और इसी चेंजेस की वजह से उनके अंदर मुख्तलिफ वैरायटीज भी डेवलप होती हैं, वो मॉडिफाई होते रहते हैं वक्त के साथ, और ये इनका लिविंग कैरेक्टर है। हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। अब यहां पर जेनेटिक मटेरियल की आपके पास 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वन इज DNA, द अदर इज RNA। क्या दोनों हो सकते हैं एक ही वक्त में? शाबाश। या तो इधर DNA होगा या क्या होगा? RNA होगा। और इसी बेसिस पर आप लोगों को पता है कि आप लोग फर्दर जाके वायरसेस को क्लासीफाई भी करते हैं। DNA वायरसेस, RNA वायरसेस, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। कैन कॉज इंफेक्शन इन होस्ट। सो इसका मतलब है ये इंफेक्शियस कैरेक्टर रखते हैं इनके अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पर मेंशन कर रहा होता हूं अक्सर, गेट डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, ये इनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या पैदा कर सकती है? इसके अंदर एबिलिटी होती है ना चेंज करने की। तो ये आप लोगों ने लिस्ट याद रखनी है उन कैरेक्टर्स की जिनकी बेस के ऊपर हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि भी वायरसेस के अंदर लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनको नॉन लिविंग की तरफ लेकर चलते हैं? तो याद रखना, वायरसेस लैक सेलुलर स्ट्रक्चर। ना वायरसेस के अंदर
साइटोप्लाज्म है, ना वायरसेस के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं। इनके पास कोई मेटाबॉलिक मशीनरी अपनी नहीं है। ये जितना कुछ एक्वायर करते हैं वो किससे एक्वायर करते हैं? अपने उस पर्टिकुलर होस्ट से लेते हैं जिसके अंदर ये अपनी तादाद में रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। डू नॉट रेस्पायर एंड नीड नो एनर्जी, क्योंकि इनके पास एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर्स ही नहीं है। तो इसका मतलब है इनके पास तो मेटाबॉलिज्म करने की भी जरूरत इनको नहीं है। सो इनके अंदर किसी किस्म का भी मेटाबॉलिज्म नहीं है। बेटा 2 मिनट रुकिएगा जरा, 30 सेकंड की एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूं मैं। चलें जी, अच्छा जी, चलें एक और एमसीक्यूज आपके सामने आया अभी। द प्राइमरी कैंडिडेट फॉर नॉन सेलुलर लाइफ आर। देखो अभी पीछे जो बातें की, एक एमसीक्यूज आया, इसका आंसर दे भाई। 4 ऑप्शन है। अगेन वायरसेस। अच्छा देखो, हर एमसीक्यूज के अंदर एक चीज याद रखनी है, हर एमसीक्यूज के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना होता है। जैसे यहां पर अगेन क्या चीज आ गई? नॉन सेलुलर लाइफ आ गया। तो यहां पर अभी पीछे आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये बात दिखाई भी थी कि अभी वायरसेस जो होते हैं वो सेल पर मुश्तमिल नहीं है, ए सेलुलर हैं। तो इनके अंदर ऑप्शन आपकी क्या आ गई? वायरसेस आ गए। ओके बेटा, अगेन मैं बात करूंगा कि हम लोगों ने अपनी बाउंड्री ऑफ बुक के अंदर रहते हुए चीजों को याद रखना है। बायो के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी रिकॉल बेस होती हैं, और एमडी कैट में 70% एमसीक्यूज आपके रिकॉल बेस आने हैं। सो जल्दी से डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के ऊपर चलते हैं। अच्छा बेटा, शुरू के अंदर अर्ली टाइम्स के अंदर जब इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थी, उस वक्त वायरसेस को देखा नहीं जा सकता था, लेकिन उस वक्त भी वायरस की जो टर्मिनोलॉजी थी ये यूज होती थी। एट द टाइम ऑफ लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये बहुत फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया के हवाले से बहुत सारी चीजों को स्टडी कर रखा था। इन्होंने देखा कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके अंदर तो हमें बैक्टीरिया जो है वो नजर आ जाते हैं, लेकिन कुछ इन्फेक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनमें इवेंचुअली डेथ हो रही है, लेकिन उनके ब्लड में या बॉडी के फ्लूइड में हमें किसी तरीके से भी बैक्टीरिया को हम स्क्रीन नहीं कर पाते। तो उस वक्त एक टर्म यूज की जाती थी जो कि क्या थी? दैट इज वेनम। और ये वेनम लफ्ज कहां से निकला था? लैटिन वर्ड से, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉइजनस फ्लूइड। तो एक चीज याद रखना कि लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच के वक्त भी लफ्ज वायरस यूज तो होता था, लेकिन इस टर्म के हवाले से वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं रखते थे। वायरसेस के स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया हुआ था। अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कि भी वायरसेस को कब डिस्कवर कर लिया गया था, तो वो आगे जाकर देखेंगे यहां पर रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर के वक्त वायरस की डिस्कवरी अभी नहीं हुई थी। तो इस चीज को याद रखना है आप लोगों ने। ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेनम मीन पॉइजनस फ्लूइड, और ये याद रख सकते हैं आप, ये लाइन एमसीक्यूज आ सकती है। और एट द टाइम ऑफ लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच द वर्ड वायरस वाज जनरली रेफर्ड टू एज पॉइजन एसोसिएटेड विद द टू थिंग्स, डिजीज एंड डेथ। ठीक है जी, ये आप लोगों ने चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट इंफेक्शियस डिजीज अगेंस्ट विच इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन वाज डेवलप्ड। वो कौन सी थी? बैक्टीरियल डिजीज नहीं थी, वायरल डिजीज थी। और कौन सी थी वायरल डिजीज? शाबाश भाई, आपको इस प्रोसेस के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन आपकी बुक में मौजूद मिलती है। किसने बनाई थी सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के हवाले से वैक्सीन? एडवर्ड जेनर ने। इन 1796 में इसने इसको डेवलप किया था, लेकिन कैसे डेवलप किया था उसके प्रोसीजर को जरा देखते हैं। ये एक फिजिशियन था, इसने देखा कि उस जमाने में, एक स्टोरी सी देखते हैं ना, स्टोरी से चीजें जल्दी से याद हो जाती हैं, कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स बहुत ज्यादा अपेयर भी हो रहे हैं,
और वो उससे बीमार भी हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग जो कैटल्स के साथ डील करते हैं, भेड़ बकरियों के साथ, काऊ के साथ डील कर रहे हैं, उनके अंदर इस बीमारी से रिलेटेड सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। उसने यहीं से एक हाइपोथेसिस जनरेट किया, और वो हाइपोथेसिस उसने क्या जनरेट किया, दैट माइट बी कुछ ऐसी चीज है जो कि यहां से ह्यूमंस में शिफ्ट होती है, और काउपॉक्स जिन लोगों को हो जाती है वो इम्यूनाइज कर देता है किसके खिलाफ, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। तो अब यहां पर एक पूरी एक आपके सामने मैंने एक डिटेल रखी है, जिसमें सबसे पहले एक मिल्कमेड थी जिसका नाम था सारा नेल्म्स। उसको इन्फेक्शन हो चुकी हुई थी, किससे रिलेटेड, काउपॉक्स की। अब उसको क्योंकि इन्फेक्शन काउपॉक्स की हो चुकी थी, तो उसकी स्किन के ऊपर उससे रिलेटेड कुछ जख्म थे। उन जख्मों से सबसे पहले जो एडवर्ड जेनर था उसने क्या आइसोलेट की, पस। उस पस को उसने जेम्स फिप्स नाम का एक 8 साल का बच्चा था, उसके जिस्म में उसको क्या कर दिया, इनोकुलेट कर दिया। इनोकुलेट का मतलब क्या होता है, शिफ्ट कर दिया। और यह देखा गया कि थोड़े दिनों के बाद जो जेम्स था वो बीमार हुआ, लेकिन उसके अंदर बहुत माइल्ड सिम्टम अपीयर हुए रिलेटेड टू द काउपॉक्स। क्लियर है बेटा, यहां तक बात क्लियर है। क्या चीज हमने की कि देखा कि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले एक जो मिल्कमेड थी उसके जिस्म पर जो जख्म थे काउपॉक्स से रिलेटेड, उससे काउ पस जो उस डिजीज से रिलेटेड थी, पस को आइसोलेट किया। उसके बाद जेम्स फिप्स के जिस्म के अंदर उस पस को इनोकुलेट कर दिया। जेम्स फिप्स को सिम्टम्स अपीयर हुए हैं, कौन सी डिजीज के हुए हैं, स्मॉल पॉक्स के हुए हैं या काउपॉक्स के हुए हैं, काउपॉक्स के हुए हैं, और बड़ी माइल्ड नेचर के हुए हैं। और कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि उन सिम्टम्स की शिद्दत में कमी आती जा रही है। अब फर्दर उसने यहां पर एक पेशेंट ली, फीमेल अगेन आपको नजर आ रही है, उसके जख्मों से क्या चीज कलेक्ट की है, स्मॉल पॉक्स। अब ये वो फीमेल है जो कि इन्फेक्टेड है विद द डिजीज स्मॉल पॉक्स, उससे मटीरियल लिया जा रहा है, और उस मटीरियल को अगेन किस में शिफ्ट किया जा रहा है, फिप्स के अंदर उसको इनोकुलेट किया गया है। तो अब जरा बताओ क्या चीज फिप्स के अंदर शिफ्ट की जा रही है, स्मॉल पॉक्स का रिलेटेड मटेरियल शिफ्ट किया जा रहा है। अब देखा गया कि फिप्स जो है वो अनइफेक्टेड रहा, उसको कोई डिजीज के सिम्टम अपीयर नहीं हुए, बल्कि वो इम्यूनाइज्ड हो गया, उसको वो बीमारी नहीं हुई। तो यहां से उसने एक पूरा प्रोसेस यूज करते हुए क्या चीज डेवलप कर ली, वैक्सीन डेवलप कर ली अगेंस्ट द डिजीज स्मॉल पॉक्स। क्लियर है बेटा आपको ये बात? ओके बेटा, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है जिसके हवाले से आप लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया। सो रोल ऑफ एडवर्ड जेनर जो था, उसने सिर्फ जेम्स फिप्स तक ये चीज नहीं की थी। ये बात जो अभी मैंने मेंशन की है आप लोगों ने याद रखना है, कितने मजीद लोगों को उसने इसी प्रोसेस के थ्रू गुजारा। तो ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। या जी बच्चों, वेलकम बैक। बेटा आपको स्लाइड नजर नहीं आ रही थी पहले ना, अब आ रही है? ओके अच्छा बेटा, अभी तक जो चीजें हम देख रहे हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं, और ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। जैसे यहां पर एक पॉइंट मैंने यहां पर स्लाइड के ऊपर रखा है कि एडवर्ड जेनर ने जेम्स फिप्स के अलावा कितने मजीद पर्सन्स के साथ इसी प्रोसीजर को फॉलो किया। तो बेटा याद रखना है 23 पर्सन्स के ऊपर उसने इस चीज को अप्लाई किया, और उनको भी इम्यूनाइज किया अगेंस्ट द डिजीज। क्लियर है भाई? अच्छा जी, लेटर ऑन वैक्सीनेशन की टर्म किसने यूज की, दैट वाज द लुइस पास्चर। और आप जानते हैं, आप लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ रखा है कि लुइस पास्चर ने और भी बहुत सारी वैक्सीन के हवाले से आपके सामने अपनी जो है वो चीजें रखी थी अदर देन पास्चुराइजेशन। ओके बेटा, देन हमारे पास फर्दर जो साइंटिस्ट आते हैं। अब ये देखो, ये वो सारी चीजें हैं जो याद रखने वाली हैं।
ठीक है ना, ये बुक की लाइंस हैं, बुक का मटेरियल है, जो बच्चा याद रखेगा वो इससे रिलेटेड जो साइंटिस्ट के रोल्स हैं उनसे रिलेटेड जो है वो आसानी से एमसीक्यूज को कवर कर रहा होगा। इन 1884 चार्ल्स चैम्बरलैंड, जिन्होंने देखा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पोर्सलीन मटेरियल से भी गुजर जाती हैं। अब ये पोर्सलीन मीडियम या पोर्सलीन फिल्टर क्या है? ये बेटा एक ऐसा फिल्टर मीडियम है जिसके अंदर से अमूमी तौर पर बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से क्या चीज बड़ी आसानी से पास कर रही थी? कुछ इंफेक्शियस एजेंट पास कर रहे थे जो कि फर्दर डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखते थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो सबसे पहले चार्ल्स चैम्बरलैंड ने यह चीज ऑब्जर्व कर ली कि भाई वायरसेस का साइज जो होता है यह बैक्टीरिया से भी छोटा है, इसीलिए वो उस फिल्टर मीडियम से भी गुजर रहे हैं जिनसे बैक्टीरिया गुजर नहीं सकते। उस फिल्टर मीडियम का नाम क्या है? पोर्सलीन फिल्टर। ठीक है जी। और कौन सी डिजीज के हवाले से इसने ये चीज ऑब्जर्व की? रेबीज। क्लियर है भाई? और आप जानते हैं कि ये एक ऐसी डिजीज है जो कि किसके काटने से इंसानों में ट्रांसफर होती है जी? किनके काटने से? रैबिट, डॉग्स, ठीक है, और फॉक्स। आप लोगों की बुक में ये चीजें मेंशन है। देखो मैं तो जल्दी से रिकॉल करवा रहा हूं इन चीजों को ताकि हम मेन चीजों की तरफ जा सकें। अच्छा, यही फिनोमिना दैट वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया से साइज में छोटे हैं और ये गुजर सकते हैं पोर्सलीन फिल्टर मीडियम से, ये एक और फर्दर साइंटिस्ट ने भी ऑब्जर्व किया जिसका नाम क्या था? एवानोस्की। इसने 1892 के अंदर एक डिजीज जो कि प्लांट से रिलेटेड है, टोबैको प्लांट के अंदर एक इंफेक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं? टोबैको मोज़ेक डिजीज। और वो किससे हो रही है? टोबैको मोज़ेक वायरस से। इसने क्या देखा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है अगर हम उसको ग्राउंड करें और उसके मटेरियल को पोर्सलीन फिल्टर से गुजारें और फिर एक मटेरियल जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलेगा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, उसको अगर हम हेल्दी प्लांट के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो हेल्दी प्लांट के अंदर भी अगेन वो डिजीज अपीयर हो रही है। सो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि वायरसेस चाहे एनिमल से रिलेटेड हो चाहे प्लांट से रिलेटेड हो, ये दोनों जो हैं ये पोर्सलीन फिल्टर मीडियम से गुजर सकते हैं। और इसीलिए इसने इन दोनों ने एक टर्म जो है उसके हवाले से यहां पर वर्ड यूज किया, और वो टर्म क्या थी बेटे? फिल्टरेबल वायरसेस। सो फिल्टरेबल वायरसेस की टर्म यहां पर यूज हो गई बेटे। अच्छा, फिर फर्दर भी बहुत सारी डिजीजेस के हवाले से ये चीज ऑब्जर्व की गई। जरा जल्दी से इस एमसीक्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं। Who discovered that the agent that caused tobacco mosaic disease was filterable? चार ऑप्शंस हैं: चार्ल्स चैम्बरलैंड, एवानोस्की, एडवर्ड जेनर, WM स्टैनले। किसने किया बेटा? बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा। चार्ल्स चैम्बरलैंड ने किसके हवाले से किया था? रेबीज के हवाले से किया था। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास मैंने आपको बता दिया कि इन दो डिजीजेस के बाद भी बहुत सारी और डिजीजेस के हवाले से, जैसे आपकी बुक में मेंशन है फुट एंड माउथ डिजीज एंड येलो फीवर, इनके भी पॉजिटिव एजेंट के बारे में ये चीज क्लियर कर दी गई कि भाई ये भी उसी फिल्टर मीडियम से बड़ी आसानी से गुजर सकते हैं जिससे रेबीज का वायरस गुजरा है या TMV गुजरा है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास रोल आता है स्टैनले का। इन 1935 Stanley was successful in crystallizing the tobacco mosaic virus। ठीक है, अब देखो स्टैनले ने क्या कर लिया बेटा? वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर लिया, और ना सिर्फ उनको क्रिस्टलाइज किया बल्कि फर्दर उसने इनकी केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस भी किया। अब जरा देखो, इस टाइम तक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी वो भी अवेलेबल थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वायरस की डिस्कवरी किसने की? लुइस पास्चर ने, रॉबर्ट कॉच ने,
चार्ल्स चैम्बरलैंड ने, एवेनॉस्की ने या स्टैनले ने? किसने किया? स्टैनले ने। तो सबसे पहले वायरस को बेसिकली अगर किसी ने डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया, तो वो स्टैनले था। इससे पहले ना तो एडवर्ड जेनर ने देखा था, क्योंकि उसको भी सिर्फ यही पता था कि वायरस जो हैं वो कोई पॉइजनस मटेरियल होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो फर्दर डिजीजेस कॉज कर सकते हैं और इवेंचुअली डेथ कॉज कर रहे होते हैं। सो केमिकल एनालिसिस ऑफ दीज पार्टिकल्स शो दैट viruses contained only nucleic acid and protein outside the nucleic acid। और ये चीज सजेस्ट कर रही थी that unlike other forms, आप किसी भी और ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं या किसी भी और सेल की बात करते हैं तो आपको उनके सेल्स के अंदर तो बहुत सारे और भी मटेरियल्स मिलते हैं। इसीलिए देखो ना, मैंने यहां पर लिखा है वायरसेस आर ऑफ सिंपल केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि इनके अंदर तो सिर्फ दो चीजें हैं। द वन थिंग इज न्यूक्लिक एसिड एंड द अदर थिंग इज प्रोटीन आउटसाइड द न्यूक्लिक एसिड। ये बात क्लियर है आपको? लेकिन अगर हम किसी और लिविंग सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो उनके अंदर इतनी सिंपल कंपोजिशन नहीं मिलती। उनके अंदर तो हमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं? उसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, उनके अंदर हमें प्रोटीन्स भी मिलती हैं, उसके अंदर हमें न्यूक्लिक एसिड भी नजर आ रहा होता है, उसके अंदर हमें लिपिड्स भी मिल जाती हैं। तो आपको मेरी बात ये समझ आ गई कि मैंने क्यों बोला है कि भी वायरसेस आर ऑफ सिंपल केमिकल कंपोजिशन। जी, गॉट माय पॉइंट? ओके जी भाई, ये सारी हिस्ट्री है, इससे बोर तो नहीं हो रहे, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। जी बेटा, ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर है आपको? जी चलें फिर जल्दी से एक एमसीक्यूज करते हैं। द क्रेडिट फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टीएमवी गोज फॉर, credit for crystallization of TMV goes for Charles Chamberlain, Evanosky, Edward Jenner, W.M. Stanley। जी बेटा, जी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब तो बताना चाहिए ना, किसने क्रिस्टलाइज किया? ना बच्चियों की तरफ से आवाज आ रही है ना बच्चों की तरफ से। जी बिल्कुल नबील साहब, आवाज आ रही है। मैं इस एमसीक्यूज का आंसर लेकर आगे चलना चाहता हूं सर। द क्रेडिट फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टीएमवी गोज फॉर स्टैनले, WM स्टैनले। ठीक है ना, अब तो सबका पता चल गया आपको, इसलिए बड़ी आसानी से आप आंसर दे सकते हैं इसका। ओके भाई, ये आपके सामने मैंने केमिकल कंपोजिशन के हवाले से भी बात रख दी कि न्यूक्लिक एसिड दैट कैन बी डीएनए, दैट कैन बी आरएनए, और इसके अराउंड क्या मौजूद होता है? प्रोटीन का कोट है। और ये प्रोटीन का कोट क्या कहलाता है? दैट पर्टिकुलर कोट इज नोन एज कैप्सिड। और इस कैप्सिड को बनाने के हवाले से जो प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं, उन सब यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? कैप्सोमर्स कहते हैं। क्लियर है बेटा? और ये नंबर ऑफ कैप्सोमर्स डिफरेंट वायरसेस के कैप्सिड के अंदर डिफरेंट होते हैं, और इसी की बुनियाद पर हम वायरसेस को फर्दर कैरेक्टराइज भी कर रहे होते हैं। तो आपके सामने आगे जाकर मैं दो चीजें दिखाना चाहता हूं ताकि अभी से आप इस बात को भी देख लें। एक तो आप लोगों की बुक में मौजूद थी हर्पीज वायरस, और एक कौन सी थी? एडिनो वायरस। ठीक है ना? तो उनके नंबर ऑफ कैप्सोमर्स जो हैं वेरी करते हैं। हर्पीज में कितने थे? शाबाश, 162, जो कि स्किन की इंफेक्शन से रिलेटेड होता है। फिर एडिनो वायरस 252, इसको याद रखिएगा। इसी तरह पोलियो से रिलेटेड भी आपको कुछ बुक में इंफॉर्मेशन मिलती है कि 20 कैप्सोमर्स होते हैं। तो आप लोगों ने इन चीजों को क्लियर रखना है। ओके जी,
नेक्स्ट हमारे पास जो वायरस है, वो वायरस जो कि इवन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। क्योंकि हम लोगों ने पीछे एक चीज बात की थी कि वायरसेस जो होते हैं इनको लिविंग होस्ट की जरूरत होती है फॉर द इन्फेक्शन। हमारे पास बैक्टीरिया भी हैं, उनके होस्ट, प्लांट भी हैं, एनिमल्स भी हैं। तो वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, बैक्टीरिया को इवन खा जाते हैं, आप यूं समझ लें, क्योंकि फेज का मतलब होता है ईटर, बैक्टीरिया ईटर। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? बैक्टीरिया ईटर। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे रिलेटेड अक्सर एमसीक्यूज आ जाता होता है कि सबसे पहले बैक्टीरियोफेज के जो डिस्कवरी थी उसमें सबसे पहले किसने देखा था उसको? तो आपके पास सीक्वेंस में दो साइंटिस्ट हैं, एक है टी वोर्ट और दूसरा कौन सा है? डी हैरले। इन्होंने अपना सेपरेट काम किया। टी वोर्ट ने कब किया? 1915 के अंदर, और डी हैरले ने कब किया? 1917 के अंदर। तो बेटा इसको याद रखना है, इन चीजों को भूलना नहीं है। अच्छा, क्या देखा टी वोर्ट ने? उसने देखा कि कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं, उनके अंदर लाइसिस हो रहा है। बैक्टीरियल कॉलोनी समझते हैं ना? बैक्टीरिया अमूमी तौर पर किसी कल्चर मीडियम पर आप उनको ग्रो करते हैं तो दे मेक कॉलोनीज, और वो डेंस होती हैं। जब उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है तो कॉलोनीज बहुत ज्यादा डेंस होती हैं, थिक होती हैं। लेकिन अचानक से उसने टी वोर्ट ने देखा कि उनकी वो जो कॉलोनीज हैं वो डिसअपेयर हो रही हैं, या उनकी जो थिकनेस का लेवल है वो कम होता जा रहा है। लेकिन वही फिनोमिना उसने देखा कि सिर्फ एक कॉलोनी तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो फर्दर भी कॉलोनी में ट्रांसफर हो रहा है। सो टी वोर्ट की ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। बाद में एक चीज उन्होंने देखी कि अगर हम उस मटेरियल को हीट करते हैं, द फिल्ट्रेट को अगर हम डिस्ट्रॉय कर लें, तो वो प्रॉपर्टी जो शिफ्टिंग की है एक कॉलोनी से दूसरी की तरफ, वो क्या कर रही है? वो प्रॉपरली अब दूसरी कॉलोनीज को इन्फेक्ट नहीं कर पाती। आपको ये पॉइंट क्लियर है कि अगर एक कॉलोनी में हमें नजर आ रहा है कि लाइसिस हो रहा है और वो इवेंचुअली डिसअपेयर हो रही हैं, और उससे अगर हम मटेरियल को फर्दर किसी और कॉलोनी में शिफ्ट करने से पहले अगर हीटिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, तो अब उसके अंदर लाइसिस करने की एबिलिटी जो है वो खत्म हो गई है, वो डिसअपेयर हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि वायरसेस को हीट करने पर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है ना? ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके जी। जी जी, कहां पर लाइट चले गई है? अच्छा, ये अभी जो हम ओके जिनको अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इधर भी कुछ बच्चियां बैठी थी लेकिन इसमें बॉय साइड। ओके, क्लियर है जी? जी सर, क्लियर हो गया जी। अभी वेट करना है मैंने या इसको कंटिन्यू रखना है सर? ओके जी, ओके ओके ओके। बाद में बेटा डी हैरले ने इसी फिनोमिना को रीडिस्कवर किया इन 1970 के अंदर, और उसने बैक्टीरियोफेज के लिए जो लफ्ज यूज किया उसका मतलब हमें बताया, वो क्या है? दैट इज बैक्टीरिया ईटर। फेज का मतलब क्या होता है? ईटर। उससे पहले देखो लफ्ज क्या है? बैक्टीरियो, बैक्टीरिया ईटर। क्लियर है बेटा ये पॉइंट आपको? ओके जी। सो अब चलते हैं, अब जरा इंपॉर्टेंट मजीद चीजें आना शुरू हो गई हैं जिसमें से टेक्निकली तौर पर भी चीजें निकलेंगी। अभी पीछे जितनी भी बातें थी वो आपको हिस्ट्री का बैकग्राउंड दिया कि वायरसेस की डिस्कवरी कैसे हुई, पहली वैक्सीन किसके खिलाफ डेवलप हुई, ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो वायरसेस से रिलेटेड आप लोगों ने याद रखना है। वायरसेस को अभी आपको मैंने बताया था ये उन फिल्टर मीडियम से भी गुजर जाते हैं जिनसे बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते। बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो माइक्रोमीटर्स में होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और एक्सेप्शंस तो उधर होती है ना, लेकिन जो ज्यादातर बैक्टीरिया हैं उनका साइज किस में होता है? माइक्रोमीटर्स में। लेकिन वायरसेस का जो साइज होता है वो किस में होता है? नैनोमीटर्स में।
अब नैनोमीटर में होने की वजह से वायरसेस को आप सिर्फ एक ही चीज के अंडर ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो ये बहुत माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक साइज रेंज आप लोगों ने याद रखनी है, और वो कौन सी है कि यहां पर 250 नैनोमीटर के जो पॉक्स वायरसेस भी हैं, और जो बहुत छोटा है वो पार्वो वायरसेस से रिलेटेड, और वो कितना है 20 नैनोमीटर। बेटे क्लियर है आपको ये पॉइंट? पहला करेक्टर क्लियर है, याद करने वाली चीजें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है फिल्टरेबल एजेंट है, 10 से 1000 गुना तक छोटे हो सकते हैं बैक्टीरिया से, तो ये उन फिल्टर मीडियम से भी गुजर जाते हैं जहां से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते। जी बेटे, जी बेटा, मैं बेटा दोबारा से बता देता हूं। मैंने ये पॉइंट बोला है कि वायरसेस का जो साइज होता है वो इससे पीछे बेटे, ओके 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 बेटे ओके। बैक्टीरियोफेज के फिनोमिना को बेटा मैंने समझाया था कि सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखते हैं, उनको सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। सबसे पहले 1950 में किसने डिस्कवर किया था? टी वॉट ने। फिर 1970 के अंदर किसने डिस्कवर किया था? डी हैरले ने। जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, इन दोनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था इन दोनों फिनोमिनास को, किसी एक स्पेसिफिक जगह पर नहीं किया था। क्लियर है? ओके जी। ये बात मैंने आपको पढ़ा दी थी या आप लोगों ने नहीं सुनी थी? टी वॉट वाली नहीं, हमने नहीं सुनी। ओके, जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे टी वॉट, उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो उनके कल्चर मीडियम पर कॉलोनीज की फॉर्म में मौजूद थे, और बड़ी डेंस कॉलोनीज थी, थिक कॉलोनीज थी। आप जानते हैं ना बैक्टीरिया कॉलोनीज में रहते हैं। सम टाइम उसने देखा कि वो कॉलोनीज जो होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं या डिसअपेयर हो जाती हैं, and this lysis can be transferred from one colonies to another colony। बेटा मैं इस चीज को समझा देता हूं कि हमारे पास एक पैट्री डिश है, और उस पैट्री डिश के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि बैक्टीरिया की क्या मौजूद थी? कॉलोनीज मौजूद थी। इस कॉलोनी के अंदर सबसे पहले जो है वो इन्फेक्शन हुई, यहां पर कॉलोनी जो है वो डिसअपेयर हो रही थी। फर्दर उसने देखा कि यहीं पर सिर्फ कॉलोनी डिसअपेयरिंग नहीं हो रही, फर्दर करीब वालियों में भी डिसअपेयर हो रही हैं, ठीक है, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। इसी चीज को उसने बाद में एक और फिनोमिना के साथ देखा, और वो क्या देखा कि अगर हम उस फिल्ट्रेट को जो इस कॉलोनी से है, अगर उसको दूसरी पर शिफ्ट करने से पहले हीटिंग प्रोसेस से गुजार दें, तो हीट करने के बाद वो जो लाइसिस करने की एबिलिटी है वो उस फिल्ट्रेट में क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो यहां पर इस चीज से क्या चीज आप कंक्लूड कर रहे हैं कि वायरसेस जो होते हैं इनकी जो एबिलिटी है या इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बाय यूज द हीट। क्लियर है बेटे आपको? यही चीज को बाद में रीडिस्कवर किया, द सेम फिनोमिना डी हैरले ने किया। और यहां पर फेज का बार बार बता रहा हूं क्या मतलब है? ईटर। और इससे पहले लफ्ज बैक्टीरियो का मतलब क्या है? अभी बैक्टीरिया ईटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस की बात करते हैं। वायरसेस जो होते हैं एक्सट्रीमली स्मॉलर हैं, और ये चीज आपको पीछे भी अभी क्लियर करके आया हूं कि वायरसेस उन फिल्टर मीडियम से भी गुजर जाते हैं, बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं, जिनसे बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते। और उसकी रीजन भी मैंने यहां पर एक चीज बताई आपको कि बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो होता है अमूमी तौर पर माइक्रोमीटर्स में। देयर आर सम एक्सेप्शंस, आप लोगों ने पढ़ी है कुछ एक्सेप्शन जिसका साइज आप लोगों ने पढ़ा था पोक्स वायरसेस के करीब भी होता है। कौन सा पढ़ा था? माइकोप्लाज्म। आप लोगों ने पढ़ा था, माइकोप्लाज्मा स्ट्रेन पढ़ी थी, जिसके अंदर साइज भी छोटा है और उसके पास सेल वॉल भी नहीं है। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है। वायरसेस का साइज होता है नैनोमीटर के अंदर। अब नैनोमीटर में साइज होने की वजह से वायरसेस को आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या यूज करनी पड़ेगी?
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। साइज रेंज में आपके पास एक रेंज बता रहा हूं कि 250 नैनोमीटर ऑफ जो है वो पॉक्स वायरसेस हैं, और 20 नैनोमीटर में हमारे पास कौन से वायरसेस फॉल कर रहे हैं? पार्वो वायरसेस। ये आप लोगों ने रेंज के हवाले से याद रखना है। अगला पॉइंट, वायरसेस फिल्टरेबल हैं और उसकी रीजन क्लियर, आपको अब बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। साइज बहुत छोटा है, इसलिए ये उन फिल्टर मीडियम से भी गुजर रहे हैं जहां से वायरसेस गुजर सकते हैं, बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते, क्योंकि इनका साइज 10 to 1000 टाइम छोटा है। ठीक है, किन से छोटा है? बैक्टीरिया से। अब रिप्रोडक्शन के हवाले से वायरसेस को आप किसी भी आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पर ग्रो नहीं कर सकते। इनको क्या चीज चाहिए अपनी तादाद में इजाफा करने के लिए, अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए? होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी। अब भाई होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कैप्चर करने के लिए उनको किसी होस्ट के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। सो वायरसेस हमेशा किन में रेप्लिकेट करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और उसके हवाले से अब आपको पता है एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, और इवन बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, लेकिन ये कल्चर मीडियम पर ग्रो नहीं करेंगे। बैक्टीरिया कल्चर मीडियम्स पर ग्रो कर सकते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। भाई वायरसेस को हम ये कह रहे हैं, कौन बताएगा? भी पार्टिसिपेट करें थोड़ा सा इसमें। अब ऑब्लिगेट, शाबाश बेटा। वायरसेस को ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, क्योंकि वायरसेस जो हैं आप लोगों ने आगे जाकर भी देखना है कि बहुत ज्यादा होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। इनको अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट, वो जगह जहां पर वो एडजॉर्ब हो सकें, जहां पर वो अटैच हो सकें, सबसे पहले ये नीड है उनकी। उसके बाद ही वो फर्दर होस्ट के सेल में दाखिल होंगे, अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे, उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको कैप्चर करेंगे, जीनोम के ऊपर कैप्चर करेंगे। तो ये सारी चीजें उसके बाद आती हैं। तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। और इसकी वजह भी क्या है? मैं आपको बता चुका हुआ हूं कि वायरसेस एसेलुलर होते हैं, ना तो उनके पास साइटोप्लाज्म है, ना उनके पास अपने ऑर्गेनेल्स हैं। जो कुछ भी उन्होंने अपनी रेप्लिकेशन के लिए बनवाना है, वो बनवाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है बेटा? सो दे डिपेंड ऑन होस्ट सेल टू कैरी आउट दीज फंक्शंस। नेक्स्ट देखिए बेटा, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन द होस्ट सेल वायरसेस में कॉज डिजीज। और उसी वक्त जब वायरसेस की क्वांटिटी होस्ट के सेल में बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उसके नतीजे में वायरसेस क्या कॉज कर रहे होते हैं? डिजीज कॉज कर रहे होते हैं, और फिर सिम्टम्स भी जाहिर हो रहे होते हैं। वायरसेस की एक प्रॉपर्टी याद रखना बेटा, वायरसेस रेजिस्टेंट होते हैं अगेंस्ट द ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स। आपके पास ब्रॉड रेंज में मल्टीपल फॉर्म्स की आपके पास एग्जांपल्स हैं, पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एंड अदर जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट हैं। फिर वायरसेस को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? हाउ वी डील वायरसेस? ओके, और क्या चीज है भाई? अच्छा, और आप जिस्म के अंदर कैसे हीट करेंगे? जिस्म के अंदर कैसे करेंगे? यस बेटा, बूस्ट करें अपनी इम्यूनिटी को। आपके पास एंटीबॉडीज होती हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी का पार्ट है, ये आपको डिफेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज आप लोगों ने पढ़ी रखी हो भाई इसमें? एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं, और वो एंटीवायरल प्रोटीन्स कोई आप लोगों ने पढ़ी हो?
शाबाश, इंटरफेरॉन्स। ये एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं जो कि यूज की जा सकती हैं अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, अब तो बहुत सारी वैरायटी में हमारे पास और भी ड्रग्स हैं जो कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती हैं। इन केस ऑफ HIV आप लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यूज की जाती है जिसमें हम ड्रग्स को यूज करते हैं। ओके भाई, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरसेस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो बेटा वायरसेस के स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का, जो वायरस का पार्टिकल है, जो मैच्योर वायरस है, अगर हम उसको देखते हैं तो हमारे पास उसके अंदर दो बेसिक चीजें नजर आती हैं। सबसे पहले है बेटा वायरस का कोट, दूसरी चीज होती है कोर। जो कोट होता है बेटा, आपको मेरी आवाज क्लियर है? अच्छा भाई, कोट के केस के अंदर आपके पास दो चीजें, द वन थिंग इज एनवेल्प एंड द अदर इज कैप्सिड। जो कोर होता है, कोर ऑफ द वायरस, उसके अंदर क्या चीज होती है आपके पास? न्यूक्लिक एसिड होता है। और दूसरी चीज कोर के अंदर क्या मौजूद होती है बेटे? एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं क्या हो सकता है? DNA हो सकता है। अच्छा, आप लोगों ने कोई एंजाइम्स पढ़ रखे हैं जो वायरसेस से रिलेटेड कहीं पर आप लोगों ने देखे हो, जो कोर का हिस्सा हो? कौन से वायरस की एग्जांपल में पढ़े हुए हैं? जी बेटा, बेटा आगे जाकर पढ़ाऊंगा HIV के हवाले से। HIV का जो कोर है उसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। मैं नाम अभी लिख देता हूं, कौन कौन से होते हैं। और एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर हो गया बेटा? इब्राहिम साहब जरा इसको जरा देखिएगा। ओके बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। बेटा विरियन क्या होता है? कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल। बेटा आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, मैं इसको कंप्लीट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं वायरस के हवाले से, द वन इज जीनोम एंड द अदर इज कैप्सिड, वो आपको दोनों नजर आ रहे हैं। और प्लस इसमें इंफेक्शन कॉज करने की एबिलिटी भी है। ये एक मुकम्मल वायरस है। लेकिन एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है विरोइड। आप लोगों ने बेटा विरोइड लफ्ज सुना है पहले कभी? क्या होता है बेटा विरोइड? सिर्फ और सिर्फ RNA का छोटा सा स्ट्रक्चर, छोटा सा पार्टिकल, जिसके अराउंड किसी किस्म का भी प्रोटीन कोट मौजूद नहीं होता। क्लियर है? लेकिन स्टिल वो कॉज कर सकता है इन्फेक्शन। किन में? पौधों में भी और एनिमल्स के अंदर भी। सो जीनोम जो होता है वो सेंट्रल कोर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन का कोट होता है, जो कि बेसिकली एक प्रॉपर शेप देता है विरियन को। और इसके अंदर प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं जिनको आपको मैं बता चुका हूं, पीछे भी बताया था, कैप्सोमर्स कहते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, वो कैप्सोमर्स का नंबर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। मैंने बताया था herpes में कितने हैं और एडिनो वायरस में कितने हैं। भाई इस MCQs का आंसर दें। कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल। अच्छा, प्रियॉन्स क्या होता है? चलें इधर ही देख लेते हैं, प्रियॉन्स क्या होता है भाई ये। अच्छा आप देखो, मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी कि जो वायरसेस होते हैं दे आर वेरी सिंपल इन कंपोजिशन। सिंपल इन कंपोजिशन दो चीजें बताई थी, द वन थिंग इज न्यूक्लिक एसिड एंड द अदर थिंग इज प्रोटीन कोड। लेकिन जो प्रियॉन्स हैं ये उनसे भी सिंपल कंपोजिशन में है। और ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर मुश्तमिल है?
और ये ऐसी प्रोटीन है जिसमें इंफेक्शन कॉज करने की मुकम्मल एबिलिटी है, सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी है। और ये जो प्रीऑन्स होती हैं ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स कॉज करती हैं। न्यूरो डीजेनरेटिव का मतलब क्या है कि ये नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करती हैं, ठीक है। और आप लोगों ने इससे रिलेटेड एक चीज पढ़ रखी है, मैड काउ डिजीज। जो मैड काउ डिजीज है इसको याद रखना, और ये ह्यूमंस में भी आ सकती है। सो प्रियॉन्स तो नहीं है ना इसमें आंसर, इसमें कौन है आंसर? सी ऑप्शन है बेटा। अगला बेटा, विरोइड डिफर फ्रॉम, बेटा जल्दी से, बॉयज वाली साइड से कोई आंसर नहीं आता भाई। विरोइड डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, 4 ऑप्शन है। शाबाश बेटा, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, सी ऑप्शन हमारे पास। जी बेटा सी ऑप्शन है ना। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये आपके सामने मैंने दोबारा से वो चीज मेंशन कर दी ताकि आपको ये चीजें याद रहें। द नंबर ऑफ डैश इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर वायरस। जी जल्दी से, कैप्सोमर्स। और अगर यहां पर मैं स्पेसिफिकली करके पूछ भी लूं कि हर्पीज में कितने हैं तो 162, अडीनो वायरस में कितने हैं 252, इस तरह से चीजों को याद रखना है। The number of capsomer present in the herpes virus 162, शाबाश भाई। DNA और RNA of the viruses is enclosed in, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, ना कार्बोहाइड्रेट्स ना लिपिड्स ना ही काइटन। काइटन क्या होता है बेटा? व्हाट इज काइटन? होता क्या है, ये क्या है? व्हाट इज काइटन? बेटा ना करें ऐसे, दैट इज पॉलीसैकेराइड बेटे, दैट इज ठीक है। और इसको आप लोगों ने सिर्फ फंजाई की सेल वॉल में ही नहीं देखा हुआ, आप लोगों ने इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में भी इसको पढ़ा हुआ है। और ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए बेटा। ओके भाई, एनवेलप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहां पर मेंशन की कि वायरस के कोड के हवाले से अगर बात करते हैं तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है एनवेलप और एक होता है कैप्सिड। कुछ वायरसेस के पास अगेन मैं बात कर रहा हूं, कुछ वायरसेस के पास कैप्सिड के बाहर भी एक एडिशनल कवरिंग होती है। उस एडिशनल कवरिंग को क्या कहते हैं? एनवेलप। और याद रखना, एनवेलप वायरस का स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं होता, ये ड्राइव होता है कहां से? होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से। जिन वायरसेस के पास तो एनवेलप होता है हम उनको एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं, जिनके पास एनवेलप नहीं होता दे आर बेसिकली नेकेड वायरसेस। अच्छा भाई, न्यूक्लियोकैप्सिड टर्म क्लियर है आपको? क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड एंड उसके अराउंड क्या चीज? प्रोटीन का कोड, तो ये क्या होगा? न्यूक्लियोकैप्सिड। जल्दी से एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इन वायरसेस कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कोर एंड कैप्सिड इज, शाबाश, अल्फा ऑप्शन हो गया। अब विरियन इज क्या है? वायरस। एक मैच्योर वायरस है तो फिर वो वायरस होगा बेटा, वायरल प्रोटीन नहीं, ठीक है, पीछे आपको बताकर आया हूं। द कंप्लीट मैच्योर एंड इंफेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज, शाबाश, बीटा ऑप्शन आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, बेटा जो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस है इसमें हमारे पास 4 चीजें। मॉर्फोलॉजी बेस्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें हम
मॉर्फोलॉजी की बेस पर वायरसेस को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, उनकी शेप की बेस के ऊपर। दूसरी जो है वो है जीनोम या न्यूक्लिक एसिड बेस्ड क्लासिफिकेशन। तीसरी जो है वो साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन है। एंड द फोर्थ वन इज होस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन है। जल्दी से मॉर्फोलॉजी के हवाले से कुछ चीजें जो आप लोगों ने याद रखनी है। जी बेटा कोई सवाल है? जी जी बोलें बेटे। जी जी वालेकुम अस्सलाम बेटी। दोबारा से बोलिएगा, आपकी आवाज कटी है बेटा। जी जी डिस्कवर वायरस। आप मुझे बताएं सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया? स्टैनले आंसर है बेटा। बेटा चार्ल्स चैम्बरलैंड ने वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया था। उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, एक चीज। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि चार्ल्स चैम्बरलैंड ने मटेरियल्स को लिया था और उनको फिल्टर मीडियम से गुजारा था, ठीक है। और जी, और पोर्सलीन फिल्टर मीडियम से गुजारने के बाद जो फिल्ट्रेट आता था उसको जब वो शिफ्ट करते थे तो वो यहां पर सिर्फ इतनी बात कहते थे कि मटेरियल या एजेंट जो आफ्टर फिल्ट्रेशन आया है उसके अंदर भी बीमारी पैदा करने की एबिलिटी है, सिर्फ इतनी बात। उससे पहले तक केमिकल एनालिसिस अवेलेबल ही नहीं था बेटा। केमिकल एनालिसिस ऑफ द वायरस जो मिला है वो हमें आफ्टर द स्टडी ऑफ स्टैनले मिला है। तो बेटा मैंने एवेनॉस्की ने भी उसकी एबिलिटी को देखा था ट्रांसफर ऑफ डिजीज को। जो स्टैनले था उसने किस चीज को सबसे पहले क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया था? स्टैनले ने बेसिकली टीएमवी को किया था ना, तो वो एवेनॉस्की ने नहीं किया था। क्रिस्टलाइज फॉर्म में किसने कन्वर्ट किया था? मुझे पता था बेटा ये चीज अक्सर बच्चे जो हैं स्पेशली जो पीटीबी को पढ़ते हैं उसमें जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना उसके अंदर शुरू में जो है, इवन बहुत सारे बच्चे लुइस पास्चर को भी टिक कर देते हैं, बहुत सारे एडवर्ड जनर को भी टिक कर देते हैं। लेकिन जिस चीज के ऊपर मैंने फोकस किया था पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, उसके अंदर आप लोगों ने उस पॉइंट को मिस कर दिया शायद। मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले जिसने उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया था टीएमवी को ही किया था। वो किसने किया था? स्टैनले ने किया था। और उसके बाद ही उसके केमिकल कंपोजिशन को स्टडी किया गया था, उससे पहले नहीं किया गया था। उससे पहले तक वायरस सिर्फ ये था दुनिया के लिए कि ये कोई पॉइजनस मटेरियल है जिसके अंदर डिजीज पैदा करने की एबिलिटी है और इवेंचुअली उस डिजीज से डेथ हो जाती है। इसको याद रखना है। जी जी बेटे जो बात मैंने आपको बोली क्लू, और क्लू का मतलब क्या? क्लू तो पीछे से भी देते आ रहे हैं कि कुछ है जो मटेरियल है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, कोई है जो चीज बीमारी पैदा कर सकता है। बेटा आप आंखें बंद करके स्टैनले को कर दीजिएगा, मैं इसका जिम्मेदार हूं बेटा। जी बेटे सॉरी, बेटा आप उसके अंदर क्लू के ऊपर अड़ी हुई है ना, क्लू देना कुछ और है। मैं फिर से बात कह रहा हूं कि उसकी स्टडी करना और उसको डिस्कवर करना ये दो डिफरेंट बातें हैं। मैंने बेटा फेडरल बुक भी पढ़ी है, क्लियर कर दूं बेटा, मैंने फेडरल के रिलेटेड ही ये आंसर आपको दिया है, ठीक है। इसको याद रखना। अगर तो
अगर तो जिद लगानी है बेटा तो फिर तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो बेसिक मैं आपको चीज क्लियर दे रहा हूं, क्लू तो बेटा कहीं से भी मिल सकता है ना, पीछे से क्लू ही मिलता आ रहा है कि कोई है जो इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी रखता है, कोई है मटेरियल ऐसा जो इस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। लेकिन मैं जो चीज आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि केमिकल एनालिसिस की बात आई, उसके हवाले से बेटा क्या चीज है वो हमें स्टैनले ने दी, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जरा देखो चार्ल्स चैम्बरलैंड ने कब बात की थी, चले मैं आपको आसान कर देता हूं, 1884, तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अवेलेबल थी, तो फिर तो बात मेरी मान लो ना बेटे। चलें, थैंक यू।